नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। कहानी शुरू होती है। एक जंगल दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी शेर की तरह भागते हुए उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था। जंगल इतना घना था कि वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यह आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका था। फिर भी उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक जगह आई जहां उसे एक पेड़ पर लिखा मिला, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। उस बोर्ड को देखकर उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। अंधेरा गहरा हो गया और अचानक सारे पक्षी उड़कर वहां से चले गए। छिपने की कोई जगह भी नहीं थी। उसे बहुत डर लग रहा था, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बदकिस्मती से वह इतनी ऊंचाई से गिर गया। बेहोश होने से पहले हम देखते हैं कि कोई उसे खींच रहा था, लेकिन खींचने वाला कौन था यह नहीं दिखाया गया। साथ में दर्द भरी चीखें सुनाई दी और सीन खत्म हो गया। फिर हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय उसकी बहन के। उस वक्त वो एक जगह काम कर रही थी। उसका बॉस उसे एक तोते को छोड़ने का आदेश देता है। मीना उस तोते को उठाकर अपने घर ले जाती है, क्योंकि उसे अगले दिन सूरज ढलने से पहले जाना था। रात उसने उस तोते के साथ बिताई और सुबह होते ही वो तोते को लेकर निकल गई। लंबी सड़क पर चलते चलते अचानक उसने गलत रास्ता ले लिया और वो जंगल के बीच में पहुंच गई। ये वही जंगल था जहां हम पहले उस आदमी को देख चुके थे। पहले तो वो अपनी गाड़ी से जंगल के अंदर जाती रही, लेकिन जब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं समझ आया तो उसे गाड़ी से उतरना पड़ा। उसने सोचा कि शायद यहाँ कोई होगा जिससे वो मदद मांग सके। वो अपने तोते को लेकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरा भी गहरा हो रहा था। अचानक पहले की तरह सारे पक्षी उड़ गए। मीना को अब डर लगने लगा, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना उसका पीछा करते हुए मदद मांगने लगी, लेकिन वो औरत रुकी नहीं, भागती रही। मीना जब उसका पीछा करते करते थक गई तो वो रुक गई। रुकते ही बूढ़ी औरत ने उसे आवाज दी, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भागकर मेरे पास आओ। ये सुनकर मीना फिर उस औरत की तरफ भागी और वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। यह कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक अजीब जगह थी जिसमें एक बहुत बड़ा शीशा लगा था। उस बूढ़ी औरत के साथ वहां 2 और लोग थे। मीना ने घबराकर उनसे पूछा, ये कौन सी जगह है? वे कोई जवाब नहीं देते और उसे शीशे के सामने खड़े होने को कहते हैं, क्योंकि कोई उन्हें देखने वाला था। मीना पूछती है, आखिर कौन देखने आ रहा है? बूढ़ी औरत, जिसका नाम मेडलाइन था, जवाब देती है, वॉचर्स देखने आ रहे हैं। अचानक वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगी। मेडलाइन ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं। वे यहाँ तालियां बजा रहे हैं तुम्हारे लिए। मीना बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वॉचर्स कौन हैं, जिन्हें न तो अभी तक फिल्म में दिखाया गया और न ही मीना ने उन्हें देखा था। रात गुजर गई और सुबह होते ही ये लोग उस जगह से बाहर निकले। मेडलाइन ने बताया कि वे सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन में हम जंगल में घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था, तो उसने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन मेडलाइन ने कहा, यह अच्छा फैसला नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने तोते के साथ आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए उसे वही साइन दिखा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसे देखकर वो घबरा गई, लेकिन पहले वाले आदमी की तरह सूरज को देखकर उसी दिशा में आगे बढ़ती रही। फिर भी वो जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। अचानक उसे जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई। वो डर गई और उस घर की तरफ भागी। वो हार चुकी थी। मेडलाइन उसे समझाती है, सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश कर हार गए हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है और फिर अजीब अजीब चीजें दिखाता है। ये तुम्हें पागल भी कर सकता है। अगर जिंदा रहना चाहती हो
तो हमारे साथ रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले कई साइन बोर्ड जंगल में गोल घेरे में लगे थे। मेडलाइन बताती है, ये हमारे घर से आधे दिन की दूरी पर है। अगर इससे आगे गए तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जब भी ये तुम्हें दिखे इन्हें नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है, इन्हें किसने बनाया? वो जवाब देती है, इन्हें एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है और लोग उस घर में वापस आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने आते थे। आज कीरा नाम की लड़की उनके सामने नाचती है और कहती है, ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा रहना पड़ता था। वे जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ पीठ नहीं कर सकते थे। रात में तो सिर्फ वॉचर्स का डर था, लेकिन दिन में भी इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये जंगल हर रोज कुछ न कुछ देता था, जिससे इनका गुजारा होता था। अगले दिन मीना और बाकी लोग जंगल में खाना इकट्ठा करने जाते हैं। मीना कीरा से पूछती है, आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं? कीरा कहती है, मुझे भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक थ्योरी है। मेरे हिसाब से ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें देख लिया तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है, ऐसे बहुत सारे गड्ढे जंगल में हैं। दिन में ये वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। मीना कीरा को बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का पति जंगल में रास्ता ढूंढने गया है। उसे उम्मीद है कि वो रास्ता ढूंढकर वापस आएगा और वे यहाँ से निकल पाएंगे। हमें पता चलता है कि कीरा का पति वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसे कोई यहाँ से ले गया था। घर वापस आने पर मेडलाइन मीना को 3 नियम समझाती है। पहला, रात में वो घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा, रात में वो शीशे की तरफ पीठ नहीं करेगी। तीसरा, दिन में वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। इस रात मीना वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो शीशे के पास कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब कुछ सुनाई नहीं देता तो वो शीशे की तरफ पीठ कर लेती है। ऐसा करते ही वॉचर्स जोर जोर से शीशे को मारने लगते हैं। शीशे में दरार भी पड़ जाती है। शोर से मेडलाइन जाग जाती है और मीना को शीशे के सामने खड़े होने को कहती है ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके। रात बीत जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना यहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डेनियल से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी वॉचर को देखा? डेनियल ना में जवाब देता है। मीना कहती है, मुझे लगता है कि ये सब मेडलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं जिनमें वो हमें फंसा रही है। हमें उन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद वहां से निकलने का रास्ता मिल जाए। डेनियल, जो बाहर जाना चाहता था, उसकी बात मान लेता है। दोनों रस्सी बांधकर एक गड्ढे में उतरते हैं। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा था ताकि मीना को कुछ हो तो वो उसे बाहर खींच ले। गड्ढे में पहुंचकर मीना को बहुत सारा इंसानों का सामान मिलता है। वो सोचती है कि यह जरूर जंगल में फंसे लोगों का होगा। रस्सी की मदद से वो और डेनियल सामान बाहर लाते हैं। गड्ढे से निकलने से पहले मीना को अंदर कुछ उंगलियां दिखती हैं। वो ठीक से नहीं देख पाती कि क्या था, लेकिन वो डर जाती है। वे लोग उस सामान को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। वहां उनसे पूछा जाता है, ये सामान कहां से मिला? वे झूठ बोलते हैं कि जंगल से मिला। मेडलाइन को इस जंगल में बहुत वक्त हो गया था। वो समझ जाती है कि यह सामान गड्ढे से आया है। वो मीना से पूछती है, बताओ गड्ढे में क्या देखा? लेकिन मीना कुछ नहीं बताती। उस सामान में एक कैमरा भी था। डेनियल और मीना उस कैमरे को सीसीटीवी बनाकर घर के बाहर लगा देते हैं ताकि वे वॉचर्स को देख सकें। मेडलाइन समझाती है कि यह गलत है, लेकिन वे उसकी नहीं सुनते। आज वे वॉचर्स का इंतजार करते हैं। अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे, लेकिन अचानक दरवाजे पर खटखटाहट होती है। कैमरे में उन्हें इंसानी टांगें दिखती हैं। जो कोई भी था, वो कीरा के पति की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि उसका पति रास्ता ढूंढकर लौट आया है। वो दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन मेडलाइन उसे रोकती है और कहती है, ये तुम्हारा पति नहीं है। कीरा को यकीन नहीं होता। मेडलाइन कहती है, इसका इम्तिहान लो।
उससे कुछ ऐसा पूछो जो सिर्फ तुम और तुम्हारा पति जानते हो। कीरा एक किताब के बारे में सवाल करती है, लेकिन बाहर वाला जवाब नहीं दे पाता। तब समझ आता है कि यह वॉचर है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो वॉचर उनके कैमरे को तोड़ देता है। सारे वॉचर्स गुस्से में आ जाते हैं और घर के बाहर लगे शीशे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन ये लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे वॉचर्स रुक जाते हैं। उस रात बहुत कुछ गलत होता है। डेनियल और मीना मैडलाइन को सच बताते हैं कि वे गड्ढे में गए थे। मैडलाइन बहुत गुस्सा होती है कि उन्होंने नियम तोड़ा। वो सारा सामान वापस गड्ढे में फेंक देती है। अब मीना को भी मजबूरी में वहीं रहना पड़ता है। वक्त गुजरता है, मौसम बदलता है, सर्दियाँ आ जाती हैं, लेकिन वे अभी भी फंसे हैं। मीना हर रोज बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसने एक नक्शा बनाया। उसे यकीन था कि वो इसे पूरा कर लेगी। सर्दियों में खाना भी कम मिलता था, जिससे उनकी हालत खराब हो रही थी। इसी बीच मैडलाइन और डेनियल का झगड़ा होता है। डेनियल मैडलाइन और मीना को बाहर छोड़कर घर में बंद कर देता है। अंधेरा होने वाला था। मैडलाइन और मीना दरवाजा खटखटाती है, लेकिन डेनियल नहीं खोलता। अंधेरा हो जाता है और उन्हें जान बचाने के लिए एक गड्ढे के नीचे छिपना पड़ता है। उन्हें वॉचर्स की आवाजें सुनाई देती हैं। इस बार हमें वॉचर्स की झलक दिखती है। वे लंबे, खतरनाक और डरावने थे। गड्ढों से निकलकर वे इंसानों को देखने आते हैं। जब उन्हें मीना और मैडलाइन नहीं मिलती तो वे जंगल में ढूंढने लगते हैं। इसी मौके पर मीना और मैडलाइन घर की तरफ भागती है। वो जोर से दरवाजा खटखटाती है और आखिरकार डेनियल दरवाजा खोल देता है। वे डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने वॉचर्स को देख लिया था। मैडलाइन कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ फंस गई। असल में मैं इन क्रिएचर्स की तलाश में आई थी। मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये हैं, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि ये मॉन्स्टर हैं और बहुत चालाक भी। ये भेस बदल सकते हैं। मैंने जिसे देखा उसने मेरा रूप बना लिया था। उसके बाल थोड़े बिगड़े थे और आंखों के नीचे गड्ढे थे। मैंने उनकी हरकतों से समझा कि वे हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ सीखते हैं, इसलिए वे हमें ऑब्जर्व करते हैं और हमारे जैसे काम करने लगते हैं। बात करते वक्त दरवाजे पर खटखटाहट होती है। ये क्रिएचर्स उनकी तरह बोल रही थीं। वे अंदर आना चाहती थीं, लेकिन दरवाजा नहीं खोला जा सकता था। अगर न खोलते तो भी क्या होता? इन क्रिएचर्स में इतनी ताकत थी कि वे लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकती थीं। इन्हें छिपना था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कीरा की नजर फर्श पर पड़ती है। वहां फर्श थोड़ा ऊंचा नीचा था। जैसे ही वो कार्डबोर्ड हटाती है, नीचे एक बंकर दिखता है। बिना देर किए वे बंकर में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ ऐसा बंकर भी है। बंकर में बहुत सारी सुविधाएं थीं, महीनों का खाना, टीवी, टेक्नोलॉजी और जरूरी सामान। मीना जानना चाहती थी कि इसे किसने बनाया। वो कंप्यूटर ऑन करती है। इंटरनेट नहीं था, लेकिन बहुत सारा डेटा था। उसे पता चलता है कि यह जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। उसे इन क्रिएचर्स के बारे में पता था। वो रिसर्च करना चाहता था, इसलिए उसने यह बंकर बनाया। वो पैसे का लालच देकर लोगों को यहाँ लाता था और रात में उन्हें ऊपर छोड़कर खुद बंकर में छिप जाता था। फिर मॉन्स्टर उन लोगों को ले जाते थे। अपनी रिसर्च में डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि ये मॉन्स्टर नहीं, बल्कि फेरीज हैं, जो पहले इंसानों के साथ रहती थीं, लेकिन इंसानों ने इन्हें धोखा देकर जंगलों में छोड़ दिया। सालों तक जमीन के नीचे रहने से इनके पर और जादू खत्म हो गए। मार्टिन को एक खास फेरी मिली जो रोशनी में भी बाहर आ सकती थी। वो अच्छी थी। उसने मार्टिन को नहीं मारा। वो उसके साथ रहकर सब सीख गई, लेकिन बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। कंप्यूटर में कई वीडियो थीं जिनमें मार्टिन ने सब बताया था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ। वो आखिरी वीडियो चलाती है जिसमें मार्टिन बताता है कि उसने खुद को और उस फेरी को मारने से पहले जंगल से निकलने का रास्ता बताया। शाम को जिस दिशा में पक्षी भागते हैं उसी दिशा में भागो तो यहाँ से निकल सकते हो। उसने कहा, अगर कोई यहाँ से निकल जाए तो मेरी सारी रिसर्च यूनिवर्सिटी में जाकर नष्ट कर देना। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं वो दुनिया नहीं बना सका जो मैं चाहता था।
उस रात वे खुश थे क्योंकि उन्हें रास्ता मिल गया था। वे घर से बाहर निकलते हैं। वॉचर्स ने उनके सेफ हाउस को घेर लिया था। वे पक्षियों की दिशा में चलते हैं। शाम होने से पहले निकलना था। मीना अपने तोते को आजाद कर देती है। जिस दिशा में वो उड़ता है वे उसी तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में मेडलाइन बताती है, एक वक्त था जब ये इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इन्हें धोखा दिया और यहाँ छोड़ दिया। इनके पर खो गए, इसलिए ये बाहर नहीं जा सकते। वे एक नदी तक पहुंचते हैं। इस नदी से वे जंगल से निकल सकते थे। शाम हो चुकी थी और वॉचर्स बाहर निकल रहे थे। वे मार्टिन की बोट में बैठकर दूर चले जाते हैं। डेनियल को उसका दोस्त जॉन मिलता है जो जख्मी था। वो उसकी मदद के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लौटे वे देखते हैं कि जॉन कोई इंसान नहीं बल्कि एक फेरी थी जिसने डेनियल का रूप ले लिया था। वो डेनियल को मार देती है। फेरी नदी पार नहीं कर सकती। आखिरकार बाकी लोग नदी पार कर शहर पहुंच जाते हैं। मीना मार्टिन के कहे मुताबिक उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी रिसर्च खत्म करने जाती है। उसे पता चलता है कि पुराने वक्त में इंसानों और फेरीज की शादी होती थी। उनके बच्चे हाइब्रिड कहलाते थे। उसे यह भी पता चलता है कि मेडलाइन प्रोफेसर की पत्नी थी। वो कीरा को यह बताने जाती है कि मेडलाइन एक भेस बदलने वाली फेरी थी, लेकिन वो कीरा को नहीं, मेडलाइन को बता रही थी जिसने कीरा का रूप लिया था। असली कीरा आती है तो मेडलाइन उसे बेहोश कर देती है और मीना पर हमला करती है। मीना कहती है, तुम अलग नहीं खास थीं, तुम हाइब्रिड हो इसलिए जंगल से निकल सकी। ये सुनकर मेडलाइन के पर वापस आते हैं और वो वहां से चली जाती है। कुछ हफ्तों बाद मीना अपनी बहन के पास जाती है। वो डरी हुई थी और कहती है, मुझे लगता है वो फेरी मेरा पीछा कर रही है। बहन कहती है, डरो मत। आखिरी सीन में एक बच्ची दिखती है जो मीना के घर के नीचे थी। वो मेडलाइन ही थी जो अब बच्ची के रूप में रह रही थी। यहाँ कहानी खत्म होती है।